हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। उसमें टॉपिक करेंगे हम गैमिटोजेनेसिस। कि भाई गैमिटोजेनेसिस होता है क्या, नाम से ही पता चल रहा है। फॉर्मेशन, गैमीट्स की फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन के लिए होता था। तो गैमिटो वर्ड किस चीज़ के लिए, गैमीट्स के लिए, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो गैमिटोजेनेसिस क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज या नोन एज गैमिटोजेनेसिस। तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते थे, टेस्टिस इन मेल, तो ये था मेल के लिए, और ओवरीज किस में था, फीमेल्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं एज अ गैमिट्स के रूप में। तो इनके गैमिट्स कौन कौन से हैं, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म किसका, टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ओवरीज के द्वारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा, गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। रिस्पेक्ट, तो इसके बाद करें इन टेस्टिस, अब मेल की बात कर रहा है। द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, यानी कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती है स्पर्म को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। कि भाई इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स है वो क्या करेगी, यानी वो क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को किस प्रोसेस के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिनस एट द प्यूबर्टी, और ये कब शुरुआत हो जाती है, यौवन अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया, जो यहाँ पे वर्ड पड़ा था, इसका सिंगुलर नेम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम कह सकते हैं। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, 250 के अराउंड थे। तो उसके अंदर क्या था, सेमनिफेरस 1 to 3 नंबर में थे। तो उस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या रहे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय कौन सी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ये बातें इंपॉर्टेंट होती है, माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। और वो क्या करते रहते हैं, नंबर को इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम, यानी स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर नेम था। तो ये क्या करें, इज डिप्लॉइड सेल है। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है, डिप्लॉइड्स, यानी स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉइड, एंड कंटेन, सीधी बात क्या होगी, 46 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो कुछ एक होते हैं जो स्टार्टिंग वाले, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, और वो अंडर को कौन सी डिवीजन में जाते हैं, मियोसिस डिवीजन में। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखो, हम ह्यूमन बींग्स के मेल में एट द प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम यानी स्पर्मेटोगोनिया था, और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर वर्ड इसको कह रहे थे। ये क्या करता है, डिवीजन होने के लिए जाता है। तो इसमें कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस डिवीजन, और यही फेज क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला फेज। यहाँ पे 3 फेज रहेंगे गैमिटोजेनेसिस में, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में स्टार्टिंग में क्या, कौन सी डिवीजन होती है, स्पर्मेटोगोनिया किसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को। वो कौन सी डिवीजन करेगा, माइटोसिस। तो 1 से 2, 2 से 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो जाएगी, मियोटिक डिवीजन। ये वाला फेज कहलाता है ग्रोथ फेज, यानी ये भी क्या है, डिप्लॉइड था, और इन्होंने क्या कर दिया, 2 सेल्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी प्रत्येक क्या करा, 2 सेल को प्रोड्यूस कर गया। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और फिर कौन सी डिवीजन हो जाएगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फिर क्या बना देंगे, स्पर्मेटाइड्स। तो यहाँ पे वर्ड हमारा आया था, यहाँ पे स्पर्मेटोटाइड्स वो क्या थे, इमेच्योर वाले थे। फिर फाइनली क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जो मेल गैमीट्स स्पर्म है, वो फाइनली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और यहीं से जो ये मैच्योरेशन फेज है, वो क्या आता है, हैप्लॉइड इन नंबर। देखो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं, यहाँ तक क्या थे, 46 नंबर, यानी डिप्लॉइड। ये वाली स्टेज क्या कहलाती है, डिप्लॉइड स्टेज। और ये वाली क्या कहलाएगी, एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉइड को, 2 एन का मतलब डिप्लॉइड सेल्स के लिए, सेम एज फीमेल में रहेगा। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग की स्टेज देखो, स्टार्टिंग में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, और फाइनली क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ। उसके दौरान बीच में पहली जो डिवीजन हुई माइटोसिस, फिर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन। उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बना दिया इन्होंने, स्पर्मेटाइड्स।
तो इन्होंने क्या कहा है, यहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करें, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्या कर देगा वो, पहली मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसने क्या कर दिया, 2 इक्वल नंबर में क्या कर दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम इन ईच, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ चुका है। और ये वाली फेज अगर बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वाली, वो क्या कहलाएगी, मैचुरेशन वाली फेज। 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब क्या हो गया, सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगी और क्या बना देते हैं, वो स्पर्मेटाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हैप्लॉइड है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये किस चीज़ के लिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो वॉल थी, इसके अंदर क्या थे, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या कर रहा था, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी एंड स्पर्मेटाइड, और फाइनली क्या बन गया हमारा, स्पर्मेटोजोआ, जो मैच्योरेशन फेज का है। ये क्या होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज, जो प्राइमरी वाली कह रही थी। उसके बाद ये क्या थी, ग्रोथ फेज सेकेंडरी। देन उसके बाद क्या है, ये द स्पर्मेटाइड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। फाइनली किस में बन रहे थे, स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रकार से हम एरो ये वाले स्टेज से ये चला गया, नेक्स्ट ये, और उसके बाद ये वाली स्टेज जा रही है। और फाइनली क्या हो जाता है, ये कंप्लीट सर्कल होता है और सेंटर की तरफ क्या हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो द स्पर्मेटाइड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ, किस में चेंज हो गए, स्पर्म में। एंड द बाय प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेंडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। अब इनका हेड देखो, ये वाली क्या कहला रही थी, सर्टोली सेल्स के अंदर से चला जाता है। इन्हीं से क्या कर रहा था, ये न्यूरिशमेंट ले रहा था। क्या कर रहा था, न्यूरिशमेंट ले रहा था। और यहीं से क्या हो जाते हैं, आउट, यानी सर्टोली सेल से ये क्या होते हैं, सर्टोली सेल के थ्रू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस देयर हेड इज इम्बेंडेड इनटू द सर्टोली सेल में चला गया एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्म का रिलीज होना किससे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से, क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, सर्टोली सेल की सहायता से। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट कब हो जाता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, 12, 13, 14 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है। टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, अब यहाँ पे आता है गोनाडोट्रोपिन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। अब आपको पता है ब्रेन में हमारे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वही मास्टर ग्लैंड क्या करती है, पूरे कंप्लीट बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल में करती है। लेकिन उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है, एक हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमिक ग्लैंड जो क्या कर देती है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, ये GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ताकि वो एक्ट करे किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। यानी हाइपोथैलेमिक ने किस पे सिग्नल भेज दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और क्या कर दिया इसने, स्टिमुलेट कर दिया किसके, स्क्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। यहाँ पे याद रखना 2 गोनाडोट्रोपिन, ये अलग अलग नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। गोनाडोट्रोपिन कौन कौन से, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट है ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन, गोनाइड्स के ट्रोपिन के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट एट द लीडिंग सेल्स। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये किस पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल। 2 चीज़ पढ़ी थी हमने, लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल। तो लीडिंग सेल किसको प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एंड स्टिमुलेट कर देता है। पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम, किस में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मैं ये बात बता चुका हूँ कि भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में नहीं आया था, लेकिन लीडिंग सेल किसको प्रोड्यूस कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था, एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन, जो बाद में क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। एंड्रोजन क्या कर देता है, इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये किसको स्टार्ट कर देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता था, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। दूसरा कौन सा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता चल गया एक बात, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L से L ऐसे याद रखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स पे, और क्या बना देगा, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। दूसरा कौन सा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल,
मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बता चुके हैं, सर्टोली सेल क्या कर रहा है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड स्टिमुलेट क्या कर देता है, स्क्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिसके कारण से ये हेल्पफुल कर रहा है किसमें, स्पर्म की फॉर्मेशन में। अब देख लेते हैं, अगर सिंगल स्पर्म को देखें तो उसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे आगे की तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होती है, और उसके हेड के पास क्या होता है, एक्रोसोम, और इसके सेंटर की तरफ क्या है, न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए और क्रोमोसोम यहीं पे होते हैं। ये वाला क्या रीजन हो गया, हेड। उसके बाद ये छोटा सा नेक वाला पोर्शन जिसके साथ बॉडी अटैच है, नेक, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, मिडल पीस। और मिडल पीस के अंदर क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी का सोर्स है। और टेल क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो इसके रीजन कितने हो गए, कितने पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड फोर्थ क्या है हमारा, टेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, अब बता रहा है लेट अस स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, स्पर्म की। तो स्पर्म के में क्या कहता है कि सबसे पहले बात कर रहा है कि भी हेड की बात ही करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। और क्या कह रहा है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये मैं चारों आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या कह रहा है, द ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवलप, कि भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करिए, इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। द वोल बॉडी ऑफ स्पर्म, की भी पूरे बॉडी की तरफ होते हैं। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके पास क्या होते हैं, सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, एंड द एंटीरियर पोर्शन किसके साथ है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कह रहे थे हम, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या होता है, फिल्ड विद इंजाइम, जो हेल्प करता है किसको, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए। जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब ओवा के साथ या एग के साथ क्या होगा, ये जब अटैच आ जाता है तो एक्रोसोम क्या कर देता है, एग की वाल को ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल्स को स्क्रीट कर देता है ताकि स्पर्म एंटर कर सके। अब बात आती है किसकी, मिडल पीस की। मिडल पीस नेक इसमें बताया नहीं, नेक क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट है। देखो, नेक इज वेरी शॉर्ट एंड कंटेन टू सेंट्रियोल लाइनिंग, वन बिहाइंड एंड वन राइट एंगल टू दी अदर। ये राइट एंगल की तरफ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है किसको, हेड को और मिडल पीस को। बात करते हैं हम किसकी, मिडल पीस की। मिडल पीस क्या करता है, दे प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और यही क्या कहलाता है, पावर हाउस कह सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटाइलिटी। और वो क्या कर देता है, स्पर्म की मोटाइलिटी को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, चलने के लिए, लोकोमोशन कह सकते हैं। एंड एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और जो किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि गैमीट्स क्या करेंगे, वहीं से जाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कहता है द ह्यूमन मेल इजैकुलेट, अगर सिंगल टाइम में इजैकुलेशन होते हैं, स्पर्म रिलीज होता है, तो कितने 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक ड्यूरिंग एक कॉटियस ऑफ विच, सेक्स के दौरान क्या कर रहा है, फॉर ए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। और उसमें से 60% स्पर्म क्या होते हैं, नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, और एट लीस्ट कितने 40% ऑफ दैम मस्ट बी सो विग्रस मोटाइलिटी। अब बचे कितने 40%, वो क्या होते हैं, मोर एक्टिव कह सकते हैं, और उनकी स्पीड यानी मोटाइलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, 60% के मुकाबले में। अब कह रहे हैं स्पर्म रिलीज्ड बाय दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जब स्पर्म क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से। और इसमें टेल के बारे में नहीं दे रखा, टेल भी अगर बताना चाहो सॉरी, तो टेल क्या होती है, एक लोम लंबी है, सिलेंड्रिकल शेप में है, लॉन्ग स्लेंडर एंड टैपरिंग मतलब किनारे की तरफ, टैपरिंग किनारे में से क्या होते हैं, खिंची हुई नुकीली स्ट्रक्चर की होती है, टैपरिंग एंड कहते हैं इसको। एंड फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, और किस चीज़ से भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से। और ये क्या होता है, ए फाइन थ्रेड, एक पतली सी धागे जैसी स्ट्रक्चर हो रही है ना, द एक्सियल फिलामेंट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सेंट्रियोल की तरफ। ये हो गया एंटीरियर रीजन, इधर से स्टार्ट हो गया, क्या हो रही है, एक बिल्कुल थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर जा रही है पोस्टीरियर की साइड की तरफ, इतना ही कह सकते हैं। उसके बाद
कह रहा था स्पर्म रिलीज कब हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरीज डक्ट। एसेसरीज डक्ट में कौन कौन सी थी, देखो सबसे पहले किस में आ रहा था, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे उन को अभी मेंशन नहीं किया। सबसे पहले किस में आता था, रेटी टेस्टिस में, फिर किस में आ रहा था, वासा एफ्रेंशिया, फिर किस में आ रहा था, एपिडाइडमिस, फिर वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल्स। लेकिन ये सीधा स्क्रीशन के हिसाब से बता रहा है। एंड प्रोस्टेट एंड एसेंशियल मैचुरेशन, और वहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर रही थी, स्पर्म को और मोर एक्टिव कर रही थी। मैचुरेशन एंड मोटालिटी ऑफ स्पर्म, मैच्योर कर रही है और मोटालिटी जो विग्रस, ये ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से चल रहे हैं ना, वो यहीं से न्यूट्रिशन मिल जाता है इनको। द सेमिनिफेरस seminal plasma along with the sperm count the seminal plasma along with the sperm constitute the semen, और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है, सीमन की। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, उस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, टेस्टिकुलर हार्मोन जो क्या है, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है। अब बात करते हैं, ये हो गया मेल के गैमीट्स की बात थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या करेंगे, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स, यानी क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड oogenesis। ये क्या थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। अगर बात करें सिमिलरिटीज़ की, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में सिमिलरिटीज़ तो एक तो ये रहेगी कि भाई दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बोथ अक्योर इन जर्म सेल इन दी गोनाड्स। किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, गोनाड्स में। गोनाड्स में ये प्राइमरी सेक्स थे ना, ये क्या कहलाते थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते थे। एक तो सिमिलरिटीज ये होगी, और दो के इन सभी में क्या हो रहे हैं, बोथ कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज। थ्री फेज कौन कौन से, मैचुरेशन, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। कि भाई सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ग्रोथ करेंगे और मैचुरेशन फेज। दोनों में ये बात सेम है। और साथ के साथ क्या कर सकते हैं, बोथ प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, द गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब स्पर्मेटोजोआ, इधर से क्या बन गया, ओवम, जो क्या है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और साथ के साथ क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, बोथ इन्वॉल्व्स चेंज इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म ऑफ गैमीट्स मदर सेल। इन सभी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और गैमीट्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें बोथ प्रोड्यूस हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जितने भी ये गैमीट्स हैं ये क्या हैं, हैप्लॉइड नंबर के हैं। ये बात बता चुका हूँ मैं आपको। ये क्या थी, सिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज लास्ट में करेंगे। अब करते हैं स्टार्ट किसको, oogenesis। oogenesis में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि भाई गैमीट्स वहाँ पे कब बन रहे थे, मतलब मैच्योर और फंक्शनल आ रहे थे एट द प्यूबर्टी के टाइम में। लेकिन यहाँ पे oogenesis में क्या होता है, इट इज़ इनिशिएटेड, शुरुआत हो जाती है कब, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, तब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से ही क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं स्टेज व्हेन ए कपल। तो इसमें क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ गैमीट्स मदर सेल। कौन कौन से क्या कहलाते हैं, गैमीट्स मदर सेल। उगोनिया इज फॉर्म विद इन ईच फिटल ओवरी, जो भ्रूण के ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, कि भाई बच्चे के आफ्टर डिलीवरी यानी पार्चुरेशन के बाद, कहने का मतलब क्या होगी, डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद क्या हो जाता है, और उगोनिया जुड़ते नहीं हैं। ये कब तक है, जब भ्रूण डेवलप हो रहा है 9 मंथ तक ड्यूरेशन में, जब ये डेवलप कर रहा होता है तो उगोनिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस गैमीट्स मदर सेल, यानी उगोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, मिलियन नंबर में ये होते हैं। फिर कह रहे हैं दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। अब ये सेल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन, डिवाइड करेंगे और एंटर कर देंगे किसमें, प्रोफेज 1 में ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। ये क्या हो जाते हैं, अरेस्ट मतलब एक ही स्टेज पे ये रुक जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी oocytes। ये अभी तक क्या है, भ्रूण की बात थी। फिर क्या करें, ईच प्राइमरी oocytes इज गेट सराउंडेड बाय ए लेयर, उसको कवर कर लेते हैं एक लेयर, कौन सी कहलाएगी, ग्रैनुलोसा सेल्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स, ये क्या है, ओवरीज की स्ट्रक्चर है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में बता चुके हैं। फिर डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स में एंट्रम लेयर की फॉर्मेशन होगी, इनर और आउटर की तरफ किनारे वाली कहलाएगी। और फाइनली क्या बना देगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स।
तो ओवरीज के पास की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं कोर्टेक्स, इसके अंदर क्या होता है, कोर्टेक्स रीजन होता है। कोर्टेक्स रीजन 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक तो मेडुला, इनर साइड वाला क्या कहलाएगा आपका, ये मेडुला, जो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन और अदर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। और जो कोर्टेक्स रीजन होता है ये सभी क्या कर देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इनके फॉलिकल्स की कॉर्पस इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारी चीज़ें बन रही है, जितने भी डेवलपमेंट हो रही है वो किस में होती है, कोर्टेक्स रीजन में। और जो मेडुला रीजन क्या करता है, इनको न्यूरिशमेंट और अदर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद कहता है कि भाई ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब बच्चा पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले एट द फीटल स्टेज में क्या थे, मिलियंस गैमीट्स थे ना, लेकिन अब क्या कह रहा है, आफ्टर बर्थ के बाद और बिफोर मैचुरेशन कह सकते हैं, यानी प्यूबर्टी तक, यौवन अवस्था तक दे कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं, 60,000 से 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। इसमें क्या बच गए, प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं। और पहले क्या थे, मिलियंस नंबर में, यानी कुछ क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। ठीक है, यही इसलिए कह रहा है कि भाई ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। कब तक, प्यूबर्टी तक। अब क्या कहते हैं, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। वो क्या किससे कवर होते हैं, ग्रेनुलोसा एंड न्यूथीसिया आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब बात बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई प्राइमरी फॉलिकल्स में तो क्या थी, ग्रेनुलोसा सेल्स थी, लेकिन सेकेंडरी में भी है, बट एक न्यूथीसिया लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी फॉलिकल्स आर सून ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्शियरी फॉलिकल्स। यहाँ पे सेकेंडरी के बाद क्या बन गया था हमारा, टर्शियरी फॉलिकल्स। और इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही है, एंट्रम लेयर की। ये देखो, ये लेयर से क्या होगी, ग्रोथ कर गई। इनमें क्या थी, प्राइमरी में बहुत ही कम थी, और इसके बाद सेकेंडरी में और डेवलप हो रही थी। थर्ड तक क्या होगी, ये पूरी वाल इसको पेरिफेरल रीजन की तरफ भेज दिया, और ये क्या होगी, एंट्रम की फॉर्मेशन होगी। जो इनर साइड पे होगा वो क्या कहलाएगा, इनर एंट्रम, और आउटर साइड की तरफ होगा आउटर एंट्रम। और फाइनली क्या बना देगा उसके बाद, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। और यही क्या कर देता है, यहीं से ओवा को मैच्योर होने के बाद फाइनली क्या कर देता है, ओवा को रिलीज कर देता है, ओवम को रिलीज कर देगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवुलेशन। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और फाइनली क्या हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। और लेयर क्या हो जाएगी, इसकी रप्चर हो जाएगी और ओवुलेशन कर देगी। तो यहाँ थे सेकेंडरी फॉलिकल्स, क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, टर्शियरी फॉलिकल्स, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, एंट्रम फ्लूइड। बता दिया मैंने अभी। जो ये क्या कर देता है, थीसिया लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, जो अंदर की तरफ होती है इनर थीसिया इंटेरा, और आउटर वाली क्या कहलाएगी, आउटर थीसिया एक्सटर्ना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा आउट अटेंशन दैट द स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocytes हैं विद इन दी टर्शियरी फॉलिकल्स ग्रो इन साइज में ग्रो कर जाएगा, और कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये क्या कर रहा है, देखो इसमें सेम एज फर्स्ट डिवीजन क्या कहला रही थी, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन वाला फेज है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि भाई 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, उगोनिया क्या कर गए, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में चले गए। लेकिन ये सभी क्या होता है, देखो मेल और फीमेल में यही डिफरेंस था। ये क्या है, एट दी फीटल स्टेज, यानी प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन हो रही है। प्राइमरी oocytes जब बन रहे थे, ये क्या है, भ्रूण के अंदर हैं, और वहाँ पे क्या थे, मिलियंस नंबर में ये प्रेजेंट थे। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, एट द प्यूबर्टी तक, एट दी प्यूबर्टी तक वहाँ पे क्या हो जाती है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये वाली क्या फेज है, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और फाइनली क्या हो जाती है, ये मैच्योरेशन वाली। तो ग्रोथ फेज तक ये क्या कर रहा है, बर्थ, चाइल्डहुड एंड आफ्टर बर्थ के बाद क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डिजेनरेट होते हैं। और प्यूबर्टी तक कितने बच गए थे, 16,000 टू 18,000 क्या बच गए थे, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच गए थे। फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते रहते हैं प्यूबर्टी के बाद। फिर क्या कर देता है, ये प्राइमरी oocytes के बाद सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जब ये बना रहा है तब एक क्या होता है, प्राइमरी
फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करेगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाता है, बाद में डीजनरेट होके क्या कर देता है, इसका साइटोप्लाज्म यूज कर लिया जाता है सेकेंडरी oocytes के द्वारा। और सेम एज नेक्स्ट डिवीजन जो सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ओवम की फॉर्मेशन करता है, तब ये सेकेंडरी पोलर बॉडी भी क्या हो जाता है, इसका न्यूट्रिशन कहने का मतलब इसके साइटोप्लाज्म को कंज्यूम कर लेता है ओवम। तो देखिए उसके बाद इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। कि भाई ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो गैमेट्स छोटा सा बन गया, कहने का मतलब जो oocytes की फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंडरी वाले क्या हो रही है, लार्ज बन रही है, लेकिन एक क्या हो रहा है, अनइक्वल साइज में बन रही है। और ये जो बनी है डिवीजन के बाद ये वाली क्या कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये कह रहा है देखो सेकेंडरी oocytes एंड एक छोटी सी टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। द सेकेंडरी oocytes रिटेन, जो सेकेंडरी oocytes क्या करता है, बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म एंड ऑफ द प्राइमरी oocytes। कि भाई इसके पास क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी प्रकार से कह रहा है डज द फर्स्ट, कि भाई इसका फायदा क्या है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। और डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, क्या होती है, देखो फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाती है, ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्यों, मैंने अभी बताया, इसका साइटोप्लाज्म किसके द्वारा यूज कर लिया गया है, सेकेंडरी oocytes के द्वारा। और सेकेंडरी oocytes फिर से डिवाइड कर गया, उसने क्या बना दिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, जो एक स्मॉल साइज का बनेगा और एक लार्ज ओवम की फॉर्मेशन कर रहा है। और ये न्यूट्रिशन भी क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म से इसका ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो क्या होगा, वो डीजनरेट ही होएगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, कि भाई अभी ये कुछ नहीं कह रहा है कि भाई द टर्शरी, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, टर्शरी फॉलिकल्स की फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। आपको बता दिया है कि भाई ये जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल्स में। फिर सेकेंडरी oocytes फॉर्म, फिर क्या बन गया था, सेकेंडरी oocytes फॉर्म हो रहा है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ये बात याद रखना, सेकेंडरी oocytes जो बनेगा, यानी ये सेकेंडरी oocyte जब बन रहा है तो एक न्यू लेयर यानी एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, वो क्या कहलाएगी, जोना पेलुसिडा, उसको घेरे रहते हैं, सराउंडेड इट। एंड ग्राफिन फॉलिकल, जब ये मैच्योर हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल्स ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इज नाउ रप्चर, अब वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और रिलीज कर देगा किसको, सेकेंडरी oocytes को। और सेकेंडरी oocytes ने किसको रिलीज कर दिया, ओवम को। और ओवम को रिलीज करना ओवुलेशन कहलाता है। तो सेकेंडरी oocytes जो है ओवम फ्रॉम दी, जो ओवम निकल गया किससे, ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, यानी क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ओवुलेशन। अभी कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो यही होएगा, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस कौन कौन से होते हैं, और ये हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर लिए स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की। अब बात क्या है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस, कि भाई देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ हो रही थी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस इन टेस्टिस, और ये किस में हो रही थी, ओवरीज में। एक तो कॉमन डिफरेंस यही हो गया। स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट मेल में कब हो रही थी, एट द प्यूबर्टी, यानी 13 से 16 साल की एज तक कह सकते हैं। लेकिन ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, बिफोर बर्थ, यानी फीटल भ्रूण के टाइम में, एंड इट्स कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन कंप्लीट कब होगी, फर्टिलाइजेशन। और कब तक चलती है, 13 से 50 ईयर्स तक फॉर्मेशन होती रहती है ओवम की, क्योंकि फीमेल में ये स्टॉप हो जाते हैं। यानी एक लाइन और बताना चाहूँगा कि भाई यानी स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, की भी स्पर्म की प्रोडक्शन पूरे लाइफ में होती रहती है, लेकिन ओवा प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप एट द एज कितनी, 45 to 50। तभी मैंने ये कहा था। अगर बात करें एक सिंगल इजैकुलेट में क्या कह रहे थे, इसमें नहीं बताया गया था कि भाई देखो 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और जो इजैकुलेशन हो रहा है, इजैकुलेट करता है 3 ml, कितना, 3 मिलीलीटर स्पर्म रिलीज हो रहा है, और उसके अंदर कितने हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। यानी ये कह सकते हैं एक सिंगल इजैकुलेट ऑफ 3 ml में कंटेन कितना हो सकता है, इसके अंदर 200 to 400 तक भी कर सकते हैं मिलियन स्पर्मेटोजोआ। लेकिन एक ओवा प्रोड्यूस करती है, कि भाई कहने का मतलब ओनली 416
416 ही ओवा प्रोड्यूस होते हैं मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ जितने भी ये फॉलिकल्स प्रेजेंट थे उगोनिया, उसमें से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? पूरे के पूरे 416 पूरे लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में, यानी लगा लो 13 से 50 साल की एज तक फीमेल में। ठीक है कि भाई ये लाइन लिखना चाहो तो ओनली 416 ova out of over 2 million present in the ovaries are ovulated in women's life, कि भी women's life से वो निकल रहे हैं। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से, लेकिन इमेच्योर ओवा कहाँ से रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte से। ये कह रहा है सेकेंडरी oocyte से मैच्योर रिलीज कर रहा था, आर रिलीज फ्रॉम ओवरीज। और ये क्या कहते हैं? 4 स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड, 4 बन रहे हैं ना यहाँ पे, क्लियर कट में दिख रहा है। 4 स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड पर स्पर्मेटोगोनियम में, लेकिन इसमें क्या होता है? ओनली 1 ओवम इज फॉर्म्ड, किसके द्वारा? उगोनियम के द्वारा। ठीक है, ये 4-5 डिफरेंस कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।